हेलो हेलो, वेलकम बैक मेरे कॉमर्स के जीतो। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लेके आए हैं आपके लिए नेशनल इनकम का पार्ट नंबर 2। आई होप आप लोगों ने पार्ट 1 देखा होगा, उसके बाद पार्ट 2 देख रहे हो। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके 12th के इकोनॉमिक्स के सिलेबस का, ये दिमाग में डाल लो। नेशनल इनकम आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। अगर आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो, कॉमर्स के बाद बीबीए में जा रहे हो, बीकॉम में जा रहे हो, मैं कह रहा हूँ एमबीए करने लगे हो, उसके बाद मैं कह रहा हूँ यूपीएससी की तैयारी कर लोगे ना आप, उधर भी नेशनल इनकम पढ़ना पड़ता है। ऑलराइट, सो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ो। ठीक है, पार्ट 1 के अंदर मैंने बेसिक टर्मिनोलॉजीज बता दी है, मैंने आपको ये बता दिया, हाउस होल्ड सिंपल सेक्टर का मॉडल बता दिया। आज हम मेथड्स पढ़ने वाले हैं, उसके साथ जो नेशनल इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं बेसिक टर्म्स, जो हमारी जीडीपी एमपी एनडीपी एमपी वगैरह, वो भी पढ़ने वाले। सो एक छोटा सा इंट्रो, देन वी विल स्टार्ट। एक कॉपी पेन निकाल लो। सो अब हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम का आगे वाला हिस्सा। पिछली वीडियो में आपने आई होप देखा होगा सारा कुछ का। अब देखो, पिछली वीडियो से लिंक तो होगा भाई, नहीं देखिए पहले देख लो, इधर आएगा वापस। ये वीडियो नहीं जा रही है कहीं पर, फ्री बैच का मतलब है ये यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ नहीं करना है। देखो आराम से क्या बता रहा हूं मैं, ए टू जेड, कान खोलो, कॉपी निकाल लो। और जिसका ध्यान, ये जो 1 घंटा वो क्लास मिल रही है ना, जिसका ध्यान हटा वो फंसा। ऑलराइट, या एक चीज माइन्यूट सी छोड़ दी ना, पूरा नेशनल इनकम खत्म हो जाएगा दिमाग से। ऑलराइट, शॉर्टकट्स भी बताऊंगा मैं। चलो फिर, आज हम पढ़ेंगे मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। पिछले वीडियो के अंदर हमने देख लिया था कि हाँ भाई, हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर के बीच में क्या चलता है। ठीक है, तो आज हमने उसी डायग्राम को वापस देखेंगे। देखो, जो हमारा ए पॉइंट था उसके अंदर मैं आपको बता रहा था, जहां से हाउस होल्ड खर्चा करते हैं, जो स्पेंडिंग हो रही है हमारी, हाउस होल्ड की स्पेंडिंग हो रही है, उसको आप एक्सपेंडिचर मेथड से काउंट कर लेते हो इसके अंदर। अभी आपको एक्सपेंडिचर मेथड नहीं समझ आएगा इतना, अभी आपको इजीली भी बताऊंगा। खर्चा का मतलब एक्सपेंडिचर है। फर्म से पैसा खर्चा, कंज्यूम किया सामान को, तो ये एक्सपेंडिचर है। यही फर्म से उन्होंने गुड्स एंड सर्विस खरीदी। ए पॉइंट जो इस डायग्राम में दिखा रहे हैं आपको, वो आपको बता रहा है एक्सपेंडिचर मेथड। इसी जगह जब बी पॉइंट की बात करूं, जब गुड्स एंड सर्विसेज चेंज करें, फर्म्स उनको गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं, उसको आप बोलते हो प्रोडक्ट मेथड, क्योंकि यहां पर आप निकालते हो क्या, आउटपुट की वैल्यू। उसी जगह जब मैं सी पॉइंट की बात कर रहा हूं, यहां पर सी पॉइंट जो है हमारा, वो है आपका फैक्टर्स को पेमेंट देना, फैक्टर्स की इनकम। फैक्टर इनकम ही होगी ना, फैक्टर को अगर आप पेमेंट दोगे, अगर आप मुझे पैसे देते हो तो मेरे लिए तो वो इनकम है ना। तो जो इनकम है उसको हम बोलते हैं इनकम मेथड को। जहां पर हम लोग, जो लोग इंप्लॉयज हैं उनकी इनकम को काउंट करते हैं, उसको इनकम मेथड बोल देते हैं। ऑलराइट, सो पहला मेथड कौन सा है, प्रोडक्ट आउटपुट वैल्यू मेथड। ठीक है, इसके अंदर आप गुड्स की ना फाइनल वैल्यू को काउंट करते हो। फाइनल वैल्यू याद रखना मेरी बात, एग्रीगेट एनुअल वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इस रेफर्स टू प्रोडक्शन एक्टिविटी दैट ऐड वैल्यू टू रॉ मटेरियल्स। मतलब क्या है, इसके अंदर आप इंटरमीडिएट गुड्स को काउंट नहीं करोगे, फाइनल गुड्स की वैल्यू को काउंट करोगे। फाइनल जो इंटरमीडिएट होगा ना, उसमें से हटाएंगे। इसका एग्जाम्पल कैसे, देखो, वैल्यू एडेड बाय द फर्म को जाना जरूरी है कि वैल्यू एड कितनी फर्म करती है। वैल्यू एडेड आप कैसे निकाल सकते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ आपको। ठीक है, मैं आपको बोलता हूँ वैल्यू एडेड ऑफ फर्म, VAF निकालना है आपने। मैंने सामान प्रोड्यूस किया 1000 रुपए का। और राइट, 1000 रुपए में मेरा कितना सामान की लागत आई, मतलब कि क्या क्या मुझे यूज हुआ, मेरा रॉ मटेरियल वगैरह जितना मैंने यूज किया, वो समझ लो था 500 रुपए का। तो इसका मतलब मैंने कितनी वैल्यू ऐड की, 500 रुपए की। तो जब आप नेशनल अकाउंटिंग करते हो, उस जगह आप लोग वैल्यू एडिड निकालते हो, ये वाली। इसको इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि ये 1000 में से 500 को किसी और ने दिया था, वो भी अपना 500 ऐड करेगा, आपने भी उसका 500 ऐड कर दिया। तो इस जगह क्या हुआ, दो बार ही आपने काउंट कर ली ना एक ही चीज को। समझ लो, एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिखा भी है, ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। चलो भाई, यहाँ एग्जाम्पल पढ़ ही लेते हैं, इधर समझ लेते हैं। दो किस्म के प्रोड्यूसर है, एक है फार्मर जो वीट बनाता है, एक है ब्रेड वाला। ठीक है, जो वीट वाले को क्या चाहिए, उसको तो लेबर ही चाहिए जो काम करेंगे खेत में। जो बेकर है उसको चाहिए मेन ब्रेड बनाने के लिए मैदा, उसके लिए तो खेत में काम चल रहा है। अब हुआ क्या, उस फार्मर ने 100 रुपए का, यहां लिखता हूं मैं, इजी हो जाएगा। इसी इसी को मैंने लिखा हुआ, मैं यहीं पर समझा रहा हूं आपको कि हाँ भैया, फार्मर था और एक वीट वाला था, और फार्मर वीट का था और ब्रेड वाला था एक बेकर।
इसको चाहिए इनपुट लेबर, इसको चाहिए ब्रेड बनाने के लिए इनपुट मेन वीट या मैदा। ऑब्वियस ही बात है, इसको तो ये चाहिए। इस बंदे ने बनाया समझ लो 100 रुपए का टोटल वीट, 100 रुपए का बनाया, उसमें से 50 रुपए इसने खुद रखे, 50 का वीट इसने इनको दिया इनपुट के लिए। ठीक है सर, इसने 50 का इनपुट लिया है वीट का, एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल, ओके। अब इस बंदे ने सर इस 50 रुपए के वीट से टोटल प्रोडक्शन कर दी आपकी सर 200 की, बोलोगे ओके ठीक है, इसने टोटल प्रोडक्शन कर दी 200 की। जब आप नेशनल इनकम निकालना चाहोगे तो आप बोलोगे सर वैल्यू एडिड जो हो गई है, इसने सर की 100 रुपए की, सर इसने की 200 रुपए की, आप बोलोगे सर 300 की वैल्यू एड होगी। टीचर बोलेगा शाबाश, ये क्या किया है? कहता ऐसे काटा मारेगा, बोलेगा टोटली रॉन्ग। कहता कैसे, 300 की तो वैल्यू ऐड हुई नहीं। बोलेगा यार सर कैसे किया? देखो जो 300 तो बन नहीं सकता। उसने बोला देख मेरे भाई, मैं तेरी बात मानता हूं, इसने 100 रुपए का वैल्यू ऐड किया था, इसका तो 100 रुपए आ गया। क्या ब्रेड वाले ने पूरा 200 की वैल्यू ऐड की? नहीं सर, आपको याद आया? नहीं सर, ब्रेड वाले ने 50 रुपए का वीट तो उधर से खरीदा था और इधर तो हमने उसका 100 का 100 पूरा ले लिया, उसका 50 भी ले लिया जो उसने उसको दिया था और 50 अपना भी ले लिया। इसका मतलब इस बंदे ने जो टोटल वैल्यू ऐड की है आपकी, वो की है 150 की। इस बंदे ने 150 की है, इसका मतलब आपकी जो जीडीपी निकलेगी वो निकलेगी 250 की। टीचर बोलेगा वेरी गुड, क्या गलती है इसके अंदर? अब वैल्यू एडेड का मतलब क्या? एक बंदे ने इंटरमीडिएट कंजम्पशन हटाई, इस बंदे की इंटरमीडिएट कंजम्पशन थी 50 रुपए की, और सेल इसकी थी इतने की 200 की, तो इसका मतलब इसने वैल्यू ऐड की सिर्फ 150 रुपीज की, तो इसका मतलब जीडीपी आपकी आई है 250 की। ऑल राइट, बहुत आसान है समझना, कोई मुश्किल नहीं होगी आपको, मेरी गारंटी है। यही एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा हुआ, देख लो कि दो प्रोड्यूसर थे, एक ने इसने 100 रुपए का बनाया फार्मर ने, और इसमें से 50 रुपए का उसने बेकर को दे दिया, बेकर ने इसे 200 रुपए की ब्रेड बना दी। ठीक है, वैल्यू ऐड किया आपने, 200 उसकी ऐड कर दी, 100 इसकी, तो इसने बोल दिया 300 की, जो कम्प्लीटली रॉन्ग है। तो बेकर ने 50 रुपए की तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन उधर से ली थी, तो बेकर का बात की जाए, बेकर ने किया था सिर्फ 150 रुपए का कंट्रीब्यूशन, तो उसने किया था 100 रुपए का फार्मर ने, तो इट मीन्स टोटल जो आपकी वैल्यू एडिड है वो है 250 रुपीज की। यही लिखा गया है यहाँ पर। क्यों? देखो अगर ये 50 रुपए यहां पर मैंने इंक्लूड किए, 100 रुपए मैंने फार्मर में तो इंक्लूड कर ली, और ये 50 में यहां भी इंक्लूड करता हूं, तो इसकी वजह से मुझे आ रही है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, कि आप दो बारी एक ही चीज की वैल्यू गिन रहे हो, जिसकी वजह से आपका नेशनल इनकम जो है वो ओवर एस्टिमेट हो रही है। 300 हो गई ना, 250 थी असली में, लेकिन 300 दिखाई गई। इसी वजह से इस प्रॉब्लम को हम हटाते हैं। हम लोग वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स को माइनस कर देते हैं, क्योंकि उसको पहले ही काउंट कर लिया गया है। तुम उसको हटा दो, तुम अपनी वैल्यू बताओ तुमने कितनी ऐड किया प्रोडक्ट में, उसको काउंट कर लो। दैट इज वैल्यू एडिड, या आपका आउटपुट मेथड या प्रोडक्ट मेथड। ऑल राइट, यही फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर भी मैंने, इसको आप देख लो। वैल्यू देखो, वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये जो वैल्यू एडेड ऑफ द फर्म है आपका, टोटल आउटपुट कितना निकाला और इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को माइनस कर दिया। ठीक है ना, आउटपुट क्या हो गया? क्वांटिटी इनटू प्राइस। आपको तो पता ही है आउटपुट कैसे निकालते हो, प्राइस इनटू क्वांटिटी कर लेते हो, आपको पता चल जाता है टोटल सेल कितनी है, क्वांटिटी कितनी आई है। वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला एक और होता है, सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक। ये जो ट्रायंगल बनाया हूं ना, इसको आप लोग बोलते हो डेल्टा, और डेल्टा स्टॉक क्या हो गया? चेंज इन स्टॉक कैसे निकलेगा? क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस कर लो, दैट्स इट, सिंपल। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन की क्या हो गया? इट इज द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल विच इज यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये टर्म्स तो आपने सब सुनी हुई है पिछले चैप्टर में, तो इतना समझ गए वैल्यू एडेड मेथड। नेक्स्ट टॉपिक पढ़े। दूसरा आता है एक्सपेंडिचर या डिस्पोजिशन मेथड, जो आपको बताया था ए की वैल्यू थी, जो आपका फर्म से एक्सपेंडिचर किया उसको पैसे दिए आपको। ठीक है, इसके अंदर आप क्या करते हो? अब एक्सपेंडिचर, फाइनल एक्सपेंडिचर जो भी किया उसको ऐड कर लो, जो सारे सेक्टर्स ने किया हुआ। हमने आपको बताया टोटल सेक्टर कितने हैं? 4। ऑलराइट, 4 सेक्टर हैं इकोनॉमी के। कौन कौन से हैं सर? हाउस होल्ड है सर, गवर्नमेंट है सर, फर्म्स है, और सर एक्सटर्नल सेक्टर है। ये 4 तो है।
अब इन चारों का क्या क्या खर्चा होगा? हाउस होल्ड का जो होगा उसको आप बोलते हो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सी, गवर्नमेंट करती है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, फर्म्स इन्वेस्टमेंट करती है उनके लिए वही खर्चा है, और एक्सटर्नल सेक्टर में क्या होता है? एक्स माइनस एम। एक्स माइनस एम क्या होता है आपका? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस कर लो, तब जाके आप अपनी नेशनल इनकम निकाल लो। दैट्स इट, कि आपने चारों सेक्टर्स का सारा खर्चा ऐड कर लिया। इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? जो फर्म करती है आपकी सामान खरीदने के ऊपर। एक्सटर्नल सेक्टर में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, अब एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस करो, आपको पता चल जाएगा आप फायदे में और नुकसान में हो। उसके साथ साथ गवर्नमेंट अपना खर्चा भी कभी कभी करती है, और फर्म्स इन्वेस्टमेंट करती है, हाउस होल्ड अपना खर्चा करता है। ये तो नॉर्मल सा कंसेप्ट है, और ये फॉर्मूला है, ये याद कर लो भाई फॉर्मूला। जीडीपी एमपी का सी प्लस जी, सी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड का, जी गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट, और एक्स माइनस एम इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। दैट्स इट। एक्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट, एम का मतलब होता है इंपोर्ट। सब खर्चे ऐड करने हैं आपने। ऑलराइट, कोई मुश्किल नहीं था इसके अंदर भी समझना। फिर हम पढ़ेंगे इनकम या डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इनकम मेथड जो यूज़ किया जाता है ना, मैक्सिमम हमारे जो शेयर होल्डर्स वगैरह होते हैं ना, वो इसी को यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जो रियल एस्टेट वाले, कि हाँ भी उनको चाहिए होता है मेनली इन्वेस्टर्स को इवैल्यूएट एसेट की वैल्यू करनी होती है उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेट, ताकि उनको प्रॉफिट पता चले कितना हुआ। सो ये इट इज़ द मेजर ऑफ टोटल प्राइमरी इनकम्स ऑफ द नेशनल इनकम, नेशंस इनकम, ऑल्सो कॉल्ड फैक्टर पेमेंट मेथड, या फिर नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड थ्रू फैक्टर इनकम्स, ठीक है। अब फैक्टर इनकम कौन कौन सी होती है? यहाँ पर लिखा हुआ मैंने, क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर इनकम है। दो किस्म की होती है फैक्टर इनकम, उन दोनों को प्लस करते हैं। एक होता है आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, एक होता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑलराइट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में मतलब कि एम्प्लॉयज को क्या क्या मिल सकता है? वेज और सैलरी मिलेगी, पेमेंट इन काइंड मिल जाएगी, पेंशन मिल जाएगा, या उसका कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर है अपने से पी एफ शी एफ डालते हैं ना, पी एफ डाल देते हैं। पेमेंट इन काइंड क्या हो गया आपका? फॉर एग्जाम्पल बोनस मिल गया, ठीक है ना। इन सबको ऐड कर लो। दूसरी जगह ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आता है? उसके अंदर आपका आ गया सबसे बड़ा रेंट। अब इधर जो रेंट की बात की जा रही है वो सिर्फ यही बात की जा रही है कि इट इज द ओनली फॉर द यूज ऑफ लैंड, जिसके अंदर सिर्फ यूज ऑफ लैंड की बात की जाएगी। मशीनरी और अदर इक्विपमेंट को काउंट नहीं कर सकते आप। रेंट आपको सिर्फ लैंड का मिलेगा, पहला चीज। दूसरा इंटरेस्ट, कि आपने किसी से पैसा बोरो किया वो इंक्लूड करना, उसका इंटरेस्ट देना वो इंक्लूड करो, ठीक है। प्रॉफिट, जैसे डिविडेंड हो गया, ठीक है ना, आपको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हो गए वो मिल गए, शेयर्स के ऊपर डिविडेंड मिलता है आप लोगों को, वो भी आप काउंट करोगे। उसके साथ साथ मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम होती है जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग अपने तरफ से कमाते हैं, वो भी काउंट किया जाता है। तो आपका जब भी आप बात करोगे इनकम मेथड से, आप लोग कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज को प्लस कर दो ऑपरेटिंग सरप्लस के साथ। कंपनसेशन में ये चार चीज़ें आती हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और मिक्स्ड इनकम आ जाती है। मिक्स्ड इनकम हो गई आपकी, जैसे कि किसी दुकानदार की इनकम आ गई, ठीक है, फार्मर की इनकम आ गई, उस सबको ऐड कर लेना। ऑलराइट, अब एक ही क्वेश्चन में, अब आप बोलो सर ये तो तीन मेथड हो गए अलग अलग, अब इनमें सबके आंसर अलग अलग आएंगे? नहीं, तीनों मेथड में से कोई मेथड भी लगाओगे आंसर एक ही आएगा, आंसर डिफरेंट नहीं होगा। बट आपको क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। अगर आपको एक्सपेंडिचर्स दिए हुए हैं तो आप एक्सपेंडिचर मेथड लगाओगे। अगर आप लोगों को प्रॉफिट वगैरह दिख रहा है, आपको दिख रहा है क्वेश्चन के अंदर, तो आप लोग इनकम मेथड लगाओगे। अगर आप लोगों को दिखता है कि हाँ भी वैल्यू एडिशन लिखी हुई है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन लिखी हुई है, तो आप लोग अपना बेसिक मेथड जो प्रोडक्ट वैल्यू मेथड है आपका वो लगाओगे। ऑलराइट, सो देखो जैसे कि दो फर्म्स हैं ए और बी, उनके पास कोई रॉ मटेरियल कॉटन वगैरह उसके पास बस किया है। ए जो है वो यूज़ करता है, जो ए है ये फर्म है, ठीक है, ये यूज़ करता है कोई रॉ मटेरियल नहीं, बस ये कॉटन बनाता है 50 रुपये का, ठीक है। ये 50 रुपये का कॉटन वो बी को बेचता है जो इससे बनाता है 200 रुपये का सामान, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि हाँ भैया अगर आप प्रोडक्ट या वैल्यू एडेड मेथड से करोगे, आप बोलोगे सर एक बंदे ने 50 का कॉटन बनाया उसको ऐड कर लिया मैंने सर 50 रुपये, सर इसने 200 का बनाया, आप बोलोगे सर इसने 200 का कहाँ बनाया? इसने 200 का तो बेशक बनाया था, 50 रुपये इसकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, मतलब कि टोटल इसने 150 का बनाया सामान, तो 50 प्लस 150 आ जाएगा 200 रुपये की वैल्यू एडेड आ गई। वैल्यू एडेड ए और बी, ए फर्म और बी फर्म, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। दूसरा मेथड ये बोलता है एक्सपेंडिचर से। एक्सपेंडिचर मतलब हाउस होल्ड ने कितना खर्चा किया। हाउस होल्ड ने टोटल एक शर्ट खरीदने में या कुछ भी खरीदने के लिए 200 रुपये का खर्चा किया, तो टोटल एक्सपेंडिचर 200 रुपये का, 200 रुपीज़ का, और कोई खर्चा ही नहीं हुआ यहाँ पर। आप बोलोगे ठीक है सर। तीसरा ये बोलता है इनकम मेथड। अब एग्जाम्पल लो, जैसे कि फर्म ने 200 का सामान, फर्म ए ने वेजिस दी 20 रुपये की, फर्म बी ने वेजिस दी 60 रुपये की। प्रॉफिट की बात कीजिए, फर्म ए ने 30 रुपये का प्रॉफिट लिया और 90 रुपीज़ का इसने लिया। इसके अंदर आप क्या करोगे?
आप बोलोगे सर मैं इसके अंदर हमको इनकम मेथड बोला गया, हम लोग इनकम्स और जो वेज और प्रॉफिट को प्लस कर देंगे। वेज और प्रॉफिट को प्लस करोगे, इधर आ जाएगा 80 रुपीज़, इधर आ जाएगा 90 30 120 रुपीज़, आप बोलोगे सर 200 रुपीज़ टोटल। तो तीनों मेथड में आप देखो जीडीपी इधर भी 200 है, इधर भी 200 है और इधर भी 200 है। मेथड कोई भी यूज कर लो, बस टर्म्स देखो जो जो लिखी है वहां। ठीक है, ये देखो मैंने आपको ये भी बता दिया होगा, ये आ गया एक्सपेंडिचर मेथड। एनएक्स लिख दिया इन्होंने नेट एक्सपोर्ट्स के लिए, जिसको आप बोलते हो एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, इनकम अप्रोच आ गया, टोटल इनकम के में से आपने माइनस किया हुआ सब कुछ, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज ऑपरेटिंग सरप्लस। वैल्यू एडिड आ गया आपका ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ऑलराइट, यहाँ तक समझ गए। सो पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी कि हाँ भैया ग्रॉस से नेट जाने के लिए डेप्रिसिएशन वर्ड का यूज़ किया था मैंने फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के अंदर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस टर्म का यूज़ किया था। तो आज मैं आपको बताऊंगा गुरु मंत्र। ठीक है, जिसने भी प्रैक्टिकल निकालना है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे मैं किसी भी बोर्ड की बात करूं, उन सब के लिए ना नेशनल इनकम के अंदर ये 3 लाइनें मतलब कि ऐसी इतनी इंपॉर्टेंट है। हमारे टाइम पे हमको ये लाइनें नहीं समझ आई थी, हमको टीचर बोलते रहते थे, हम ना हवा में उड़ाते थे बातें। लेकिन उसके बाद हमने जब अपनी तरफ से खुद अपने एंड में जब बड़े हुए ना धीरे धीरे, जब मैंने जैसे बीबीए की, जब मैं एमबीए करने गया ना, तब मुझे पता चला यार इसका कोई शॉर्टकट भी होगा समझने के लिए, तब हमने इसको फाइंड आउट किया। ऑलराइट, जब भी आपने ग्रॉस से नेट पे जाना है, जब भी आप ग्रॉस से नेट में जाओगे, जब आपको दिख गया ना कि ग्रॉस लिखा है और आपको दूसरी जगह नेट बोल दिया निकालने के लिए, आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर देना। ये टर्म याद रख लो, जब भी मैं आगे पढ़ाऊंगा ग्रॉस से नेट समझ लेना डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा। दूसरी बात, जब भी मैं डोमेस्टिक से नेशनल में आऊंगा, डोमेस्टिक से मैं नेशनल में आऊंगा, एनएफआईए को प्लस कर देना। एनएफआईए का मतलब होता है आपका नेट फैक्टर इनकम ऑफ अब्रॉड। ऑलराइट, और जब भी मैं आपसे बात करूंगा मार्केट प्राइस से या फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए, या फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस या फैक्टर कॉस्ट में आए, मैंने आपको बोला आपने मार्केट में प्रोडक्ट बेचा 100 रुपये का, कितनी लागत लगी आपकी, फैक्ट्री में कितने पैसे लगे? आप बोलोगे सर टैक्स वगैरह माइनस करके सर मुझे लगा कोई राउंड अबाउट 60 रुपये का प्रोडक्ट बना। तो माइनस किया आपने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को। अब इसी का उल्टा भी करना है, कहाँ भाई, अगर आप नेट से ग्रॉस जाओगे तो आप प्लस डेप्रिसिएशन कर लोगे, ठीक है ना, अगर आप नेशनल से डोमेस्टिक आओगे एनएफआई को माइनस कर लोगे, इसका उल्टा भी करना है, वाइस एंड वर्सा चलता है भाई। ऑलराइट, तो अब मैं आपको समझाता हूँ छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है। अगर आपके दिमाग में ये टेबल बैठ गया, ये टेबल बैठ गया ना भाई, बहुत आसान है, बहुत आसान है निकालना। चलो ठीक है, जीडीपी एमपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस, जिसको हम लोग तीनों मेथड से निकालना सीख के आए। ऑलराइट, अब अगर मैं बात करूंगा आपसे जीडीपी की, आप जीडीपी में बोलोगे सर इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन आवर नेशन। जो डोमेस्टिक टेरिटरी है उसके अंदर हमने प्रोड्यूस किया, कंट्री ने मेजर किया, उसको आप बोलते हो ये। इसके अंदर आप रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स दोनों को काउंट करते हो। समझ लो यहां पर कोई फॉरेन कंपनी है, उसका यहां प्लांट है, ठीक है, उसने यहां पर प्लांट लगाया हुआ है, वो यहां पर काम कर रहा है, क्या वो इंडिया की जीडीपी में काउंट होगा? हाँ होगा, क्योंकि वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर काम कर रहा है, तो जीडीपी बोलता है कि उसको काउंट करो। तो जितनी भी प्रोडक्शन हमारे देश में होती है, चाहे वो रेजिडेंट करे चाहे वो नॉन रेजिडेंट करे, उसको आप काउंट करोगे एज जीडीपी। हाँ सर, सिंपल हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा, मैं हूं जैसे, मैं यूएसए में जाके पढ़ाता हूं यार, सबसे बड़ा एग्जाम्पल शाहरुख खान वगैरह, सलमान खान वगैरह बाहर शूटिंग करने जाते हैं। आपके कोई भी हीरो का नाम ले लो अपने, ठीक है, टाइगर श्रॉफ, कार्तिक आर्यन, ये शूटिंग करने इंडिया से बाहर जाते हैं। इंडिया के बाहर गए, वहाँ इन्होंने शूटिंग की, वहाँ पर जो भी खर्चा किया, क्या वो हमारे देश में काउंट होगा? नहीं, वो दूसरे देश में खर्चा किया, तो वो सारा पैसा कहाँ काउंट हुआ? वो पैसा उनके देश में काउंट हुआ। तो इसका मतलब दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द जीडीपी ऑफ दैट प्लेस। अगर मैं यूएसए में जाके यूएसए के बच्चों को पढ़ाऊंगा ना, तो मैं जीडीपी के उनके काउंट करूंगा, मैं उनको फायदा दे रहा हूँ, उनका पैसा मुझे मिल रहा है, मैं उधर टैक्स दे रहा हूँ, तो जीडीपी उस देश का बढ़ रहा है, मेरे देश का नहीं बढ़ रहा। ऑलराइट, तो जीडीपी के तीनों फॉर्मूले आपको याद है, उनमें से एक फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा हुआ।
ठीक है। दूसरा बात करते हैं ये जीडीपी एफसी के ऊपर। एमपी हो गया मार्केट प्राइस। देखो यहां लिखा हुआ है जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक फैक्टर कॉस्ट पे, सिर्फ एफसी फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो ये याद रखना, मैंने आपको क्या बताया, जब भी आप एमपी से एफसी पे जाते हो क्या होगा, आप बोलोगे सर मेरे को अपने पास टैक्सेस माइनस करने हैं, मतलब कि माइनस कर दोगे एनआईटी। इसका एनआईटी का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। जीडीपी एफसी पे जाने के लिए आप बात करोगे, ये डेफिनेशन सेम रहेगी। सारा जितना भी प्रोडक्शन हुई है आपके देश के अंदर एक पूरे एक साल के अंदर, उसकी बात करिए, लेकिन एक्सक्लूड करना आपने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को। ऑलराइट, मतलब कि इसमें से आपने ये माइनस कर दिया बस। एमपी से एफसी जाओगे, एनआईटी को माइनस करोगे, कोई डिफिकल्टी नहीं। अगर मैं आपको बोल दूं भाई, अब इसी जगह मैं आपको उल्टा कर देता हूं, ठीक है। आपने अगर एमपी से एफसी के आप सीखे, एफसी से एमपी जाओगे तो क्या करोगे, आप बोलोगे सर एनआईटी को प्लस कर दूंगा, क्योंकि मैंने फैक्टर कॉस्ट के अंदर मार्केट प्राइस निकाला, मैं उसमें टैक्सेस ऐड कर दूंगा अपने, तो मैं मार्केट प्राइस में पहुंच जाऊंगा। दैट्स इट, सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आई होप आपको स्कूल में ऐसा पढ़ाना शुरू कर दिया हुआ है, अगर नहीं कर पाए हैं तो हमसे सीखो भाई। ऑलराइट, कंसेप्ट क्लियर कर लो। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस के क्या किया, सिर्फ मैंने प्लस एनआईटी के, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट के मैंने माइनस कर दिया एनआईटी, दैट्स इट। समझ गए जीडीपी क्या है, एमपीएफसी। उसके बाद हम पढ़ेंगे एनडीपी एमपी और एनडीपी एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट या मार्केट प्राइस। पहले मार्केट प्राइस पढ़ लेते हैं। इसका मतलब होता है इट इज अ डेप्रिसिएशन फ्री वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि हाँ भैया आपने वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज निकाल ली है, लेकिन उस पर डेप्रिसिएशन को कुछ अभी आपने डेप्रिसिएशन माइनस करके कि हाँ भैया कितनी टोटल वैल्यू निकली है, टोटल वैल्यू कितनी निकली। मतलब कि मैंने आपको बोला एनडीपी एमपी, अगर एनडीपी एमपी निकालना होगा आपने, अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ जीडीपी एमपी, ठीक है, मैंने आपको बताया, ठीक है, आप लोगों ने ग्रॉस से नेट जाना तो माइनस कर दोगे, ये देख लो माइनस कर दी डेप्रिसिएशन, ठीक है। नेट निकाल रहे हो ना, डेप्रिसिएशन माइनस कर लो, ठीक है। ग्रॉस निकालो, डेप्रिसिएशन प्लस कर लो, दैट्स इट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अगर मैं एफसी पे बात करूं, इसको आप बोलते हो डोमेस्टिक इनकम, वेरी इंपॉर्टेंट। डोमेस्टिक इनकम किसको बोला जाता है, आप बोलोगे सर एनडीपी एफसी को डोमेस्टिक इनकम बोला जाता है। पहली चीज, इट इज द फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये हो गया आपके फैक्टर की इनकम के लिए, कि हाँ भाई रेंट, वेजेस, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, इन सबके इनकम को ऐड करके बनोगे आप, ठीक है। इट इज द वर्थ ऑफ ऑल फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन एंड एड नेट इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब क्या होगा, अगर आप लोगों को नॉर्मली अगर मैं बोलूं एनडीपी एफसी निकालना है, ठीक है, तो आप लोग एनडीपी में से एनआईटी माइनस कर लोगे, क्योंकि आपको मैंने बताया था एफसी, ये अगर आपने निकालना है तो आपको एफसी निकालना है, मार्केट प्राइस में से इंडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दोगे, मार्केट प्राइस में से इंडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर लोगे, यह तो ठीक है, एक फॉर्मूला ये। दूसरा फॉर्मूला ये भी है एक, ये आपको पता है ये कौन सा फॉर्मूला लगाया हुआ मैंने, कि जो एम्प्लॉयज़ को मिलता है, एम्प्लॉयज़ को क्या क्या मिलता है, वेज, सैलरी, पेमेंट इन काइंड, रेंट लैंड को मिलता है, इंटरेस्ट एंटरप्रेन्योर को, इंटरेस्ट कैपिटल को मिलता है, प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर को मिलता है। मतलब कि मैंने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की इनकम को प्लस कर लिया। उसके साथ साथ अगर मैं एनडीपी, अगर मेरे को ये दिया हुआ है ऐसे निकालने के लिए, आप क्या करोगे, अगर आपको समझ लो जीडीपी एमपी दिया हुआ है, जीडीपी एमपी से आपने एनडीपी एफसी पे जाना, क्या करोगे सर, डोमेस्टिक तो डोमेस्टिक है, यहाँ तो कुछ नहीं होगा, पी और पी का लेन देन यहाँ कुछ नहीं होगा सर। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ आ रही है सर, आपने मुझे बताया था ग्रॉस और नेट के अंदर, इधर तो डेप्रिसिएशन का लेना देना आ गया सर। एमपी से एफसी, ये भी दिख रहा है सर, एमपी से एफसी जाना। अगर मैं एमपी से एफसी जाना चाहता हूं, ये देखो आपको इतना याद है, अगर मैं एमपी से एफसी जाना चाहता हूं, मैं क्या करता हूं, इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देता हूं, यहां पर भी किया मैंने। और सर मैंने ग्रॉस से नेट पे जाना है, तो मैं डेप्रिसिएशन को ही माइनस कर लेता हूं, कोई डिफिकल्टी नहीं। बस तीन वो याद रखो, ग्रॉस से नेट पे के डेप्रिसिएशन माइनस कर ली, ठीक है। आपने एमपी से एफसी पे जाना है, एनआईटी को छेड़ देना, तब आप बात करो, ऑलराइट। फिर आ गया जीएनपी एमपी और जीएनपी एफसी।
इसका क्या मतलब है जीएनपीएमपी और जीएनपीएफसी का? जीएनपी हो गया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। देखो लोग वहां से, हमारे जैसे मेरा कोई कज़न है या आपका कोई भाई है, कोई कज़न है जो बाहर, सिस्टर वगैरह बाहर यूएस वगैरह में है। अब वो क्या करते हैं, वहाँ जॉब कर रहे हैं, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, वो यूएस की जीडीपी में ऐड कर रहे हैं। आप तो समझ गए कि हाँ सर वो वहाँ काम कर रहे हैं तो यूएस की जीडीपी में ऐड हो रहा है। लेकिन आपको वो कभी कभी प्राइवेट रेमिटेंसेस भेजते हैं। समझ लो वो 10 लाख कमाते हैं महीने का, तो वो आपको 3-4 लाख घर पे भेजते हैं ताकि आप लोग घर पे खर्चा चला लो। ठीक है, वो क्या है, वो एक प्राइवेट रेमिटेंस है, दैट इज कॉल्ड रेमिटेंसेज, जो बाहर के लोग अपनी सैलरी का हिस्सा हमको इंडिया में भेजते हैं। फैमिली रिलेटिव हो गया, कज़न हो गया, चाचा हो गया, भाई हो गया, वो भेजते हैं। ठीक है, तो ये इनको हम जब बात करें ना, इनकी हम बात करें, इनको बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड से जो आई है। ठीक है, नेट एनएफआईए निकालने का तरीका क्या है, जितने पैसे आपने अपनी दीदी को अगर बाहर भेजे हैं और जितने पैसे उन्होंने आपको भेजे, उन दोनों को माइनस कर लो। ठीक है, पैसे वहां से कितने आए और यहां से कितने गए, तो उसका मतलब आ जाएगा नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड की आ जाएगी आपकी, तब निकल के एनएफआईए। ठीक है, जितना आपने दिया और जितना आपको आया उसको माइनस कर लो, एनएफआईए आ गई। जब आप जीएनपी एमपी निकालना चाहते हो, ठीक है, उस समय आप करते हो क्या, जीडीपी एमपी में से एनएफआईए प्लस कर लेते हो। मैंने आपको बताया था जब आपने नेशनल, डोमेस्टिक से नेशनल जाना होगा, आप बस एनएफआईए को प्लस कर लो। यहां देख पा रहे हो मैं डोमेस्टिक से नेशनल जा रहा हूं, मुझे नेशनल की वैल्यू चाहिए, मैंने एनएफआईए प्लस कर दिया डोमेस्टिक में। ऑल राइट, या अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, अगर एनएफआईए पॉजिटिव होता है तब जीएनपी बड़ा होगा जीडीपी एमपी से। ये याद रख लो, पेपर में आपको शायद नहीं बताएंगे लेकिन हो सकता है एमसीक्यू में आ जाए। और अगर आप ये पॉइंट लिख आते हो ना, मैं गारंटी देता हूँ टीचर बोल जाएगा कि इसको सब पता है, इसको नेशनल इनकम आता है। इफ एनएफआईए इज पॉजिटिव, अगर एनएफआईए ज्यादा आएगा, ऑब्वियसली बात है, अगर ये 1000 आया, जीडीपी एमपी 500 है, तो ये कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। ये तो नॉर्मल मैथ है, समझ गए। इसी जगह जीएनपीएफसी भी होता है। अच्छा सर जीएनपीएफसी भी होता है, एफसी के अंदर क्या करना है आपने, एनआईटी को हिला दो, नेट इंटरेक्ट टैक्सेस को हिला दो, मतलब कि बाहर के जो लोग पैसा कमा रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। जीएनपीएफसी का मतलब हो गया जीडीपीएफसी प्लस एनएफआईए। अच्छा जीडीपीएफसी सर, ये देखो डोमेस्टिक से नेशनल गए, एनएफआईए आ गया, और ये लिखा हुआ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, कि यहाँ से कितना पैसा आपने बाहर भेजा अपने कजन वगैरह को और उसने यहाँ पर कितना पैसा वापस भेजा आपको, तब आप निकालते हो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एनएफआईए। वेरी इंपॉर्टेंट, डोमेस्टिक से नेशनल में एनएफआई का रोल आ जाता है। ऑलराइट, फिर आते हैं हम लोग मेन चीज पे जिसको आप नेशनल इनकम बोलते हो, जब से पूरा चैप्टर इसके बारे में, उसको आप बोलते हो एनएनपीएफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑफ एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको आप बोलते हो नेशनल इनकम। ऑलराइट, इसका मतलब होता है टोटल पैसा जो सिर्फ रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री ने बनाया है। नेशनल इनकम मतलब टोटल पैसा जो सिर्फ जोग्राफिकल बाउंड्री के इंडिया के अंदर पूरे रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया ने बनाया है, ऑर्डिनरी सिटीजन्स ऑफ अ नेशन जो यहाँ रहते हैं, उसको आप बोलते हो हमारा, सिंपल सा लॉजिक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट या एनएनपीएफसी या फिर नेशनल इनकम। एनएनपीएफसी का मतलब क्या हो गया, एनडीपीएफसी में एनएफआईए प्लस कर लो, मतलब कि अगर आपको एनडीपी दिया हुआ है, आपने बस डोमेस्टिक से नेशनल गए हो आप, तो एनएफआईए निकल गया, यहाँ पर आ गया। अगर एनएनपीएफसी ऐसे निकालना है आपने, अगर आपको एमपी दिया हुआ है तो एनआईटी को माइनस कर लो, नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर लो। आपको एग्जाम में जीडीपी एमपी अगर निकल गया ना, आप लोग सब कुछ निकाल सकते हो, वो आपको बताऊंगा एट द एंड, बने रहो आराम से, बने रहो। अगर समझ आ रहा है तो लाइक करते रहो, ठीक है। अगर एमपी पे निकालना है तो सिंपल सी बात है, इसमें से क्या करना है, मैंने एमपी से एफसी से एमपी पे जाऊंगा, प्लस एनआईटी कर दूंगा, ये तो समझ गया। यहां पर भी एमपी, या बस डी से एन गया, एनएफआईए प्लस कर दिया। ऑलराइट, यहां पर आ गया आपका ग्रॉस, यहां पर एन एन पी पी सब कुछ सेम है, ग्रॉस से नेट माइनस कर दी डेप्रिसिएशन, ये भी ठीक है। यहां पर आप देख पा रहे हो एन एन पी एम पी था, आपको क्वेश्चन क्या गिवन है, जीडीपी एमपी गिवन है आपको, सिर्फ जीडीपी एमपी। इधर आपको दो चीजें चेंज करनी पड़ेगी। अगर आपने ग्रॉस से नेट जाना है तो आप माइनस कर दोगे डेप्रिसिएशन को, पहली चीज समझ आ गई सर। और क्या चेंज हुआ सर, ये डोमेस्टिक से नेशनल जा रहे हो, प्लस कर दिया एनएफआईए, दैट्स इट।
जब आपको एक गिवन चीज है ना, आपको बस प्लस माइनस का खेल है, बस ये समझ लो डोमेस्टिक से नेशनल में एनएफआई को छेड़ना है, एमपी से एफसी में नेट इंटरेक्ट टैक्सेस को छेड़ना है, और नेट से ग्रॉस या ग्रॉस से नेट में आपने डेप्रिसिएशन को छेड़ना है। और कुछ नहीं है इसमें, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी ये ब्रह्मास्त्र हमको अपने टाइम पे टीचर्स बता रहे थे, लेकिन हम समझ ही नहीं पा रहे थे, मे भी हमारा ध्यान नहीं था। ठीक है ना, अभी हम आपको इतना इजी वे में इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोग आराम से समझ पाओ। ऑलराइट, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी आपको। ये आपके लिए एक छोटा सा मैंने टेबल भी बनाया हुआ है, ये ध्यान से देखो आप। आपको एनडीपी एफसी गिवन था सिर्फ, अगर आपने एनडीपी एफसी गिवन है, आपको बनाना क्या है, जीडीपी एफसी बनाना है। आप एक चीज देख पा रहे हो कि एनडीपी एफसी अगर आपको गिवन है, ठीक है ना, अब ये चीज देखो, आप लोगों ने इधर से इधर जाना है, ठीक है ना, मतलब कि आपने नेट से ग्रॉस पे जा रहे हो, आप सिर्फ नेट से ग्रॉस जा रहे हो, या बोल दो ग्रॉस से नेट, जैसे भी आप समझ लो, इसका मतलब है डेप्रेशन को छेड़ना पड़ेगा आपको। अब वो डिपेंड करता है कैसे। अगर आप ग्रॉस से, आपको गिवन था ये नेट, आपको नेट गिवन था, ठीक है, आपने जाना ग्रॉस पे, मतलब कि जी डी पी एफ सी इज इक्वल टू एन डी पी एफ सी दिया था आपको, प्लस आगे जो भी है या माइनस जो भी है, ठीक है, आपको ये गिवन है। आपको पता है कि जब भी मैं नेट से ग्रॉस जाऊंगा मैं डेप्रिसिएशन को प्लस कर लूंगा। आगे वही है, जीडीपी एफसी आ गया, एमपी पे जाना, एफसी से एमपी में चेंज आया तो नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस कर दिया। एमपी से एमपी सेम है, पी से पी सेम है, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक सेम है, ग्रॉस से नेट गया, डेप्रिसिएशन को मैंने कर दिया, हाथ लगा लिया, माइनस कर दी डेप्रिसिएशन। वही चीज़ है, इस टेबल को ध्यान से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, या खुद बना लो। अगर खुद बना लोगे, रट्टा नहीं मारना यार, रट्टा मारने वाली चीज़ नहीं है, बस इतना याद रख लो आप लोग, ग्रॉस से नेट गया, माइनस की डेप्रिसिएशन, ठीक है, डोमेस्टिक से नेशनल गया, प्लस किया NFIA, ठीक है, FC से MP किया, प्लस किया NIT। उल्टा कर लेना, जब नेट से ग्रॉस जाना होगा तो यहाँ प्लस लग जाएगा, नेशनल से डोमेस्टिक जाना होगा माइनस लग जाएगा, MP से FC जाना होगा तो माइनस लग जाएगा। इसी बेस के ऊपर सारे क्वेश्चन निकलेंगे। अब देखिए क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको, देखो आपको इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या गिवन था। आपको सिर्फ यहाँ पर इनकम्स दी हुई हैं, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सारी इनकम्स दी हुई थी। जब आपको इनकम्स दी जाएंगी, आपको मैंने बताया था इनकम्स का मतलब होगा डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम का फॉर्मूला एनडीपीएफसी वाला, एनडीपीएफसी आप इन सबको प्लस कर दिए, एनडीपीएफसी निकाल दिया हमने 180। अब अगर आपको एनडीपीएफसी मिल गया है, आपको बोला है इससे आप नेशनल इनकम निकालो, नेशनल इनकम है एनएनपीएफसी, ठीक है, एनडीपीएफसी मिल गया है, ठीक है, आपको बोला गया एनएनपीएफसी निकालो, एनडीपीएफसी निकल गया यार। अब मेरे को सर एक ही चीज मैं देख पा रहा हूं, सर मुझे डोमेस्टिक से नेशनल में जाना था। अगर सर मैं डोमेस्टिक से नेशनल में जाना चाह रहा हूं, डोमेस्टिक से, ऑब्वियसली बात है सर मैं एनएफआईए को प्लस कर लेता हूं, दैट्स इट। एनडीपीएफसी निकला, एनएफआईए को प्लस कर दिया, तो आपके नेशनल इनकम आ गया 200 का। अब आगे चेंजेस आप खुद लेके आ सकते हो जहां मर्जी। ये भी एक क्वेश्चन आपको गिवन है, यहां पर भी आपको एक चीज गिवन दी हुई है, देखो इस क्वेश्चन में आप लोगों को गिवन था ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, रेंट, प्रॉफिट, इंडायरेक्ट टैक्स, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को आप लोग डेप्रिसिएशन बोलते हो, याद रखना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अवर्ड, एनएफआईए भी दिया हुआ है। अब आपको दिख रहा है कि हाँ भाई आपको निकालना क्या है। अब ये इनकम्स की बात की है तो इसका मतलब ये है कि एनडीपीएफसी तो हमारा इसमें से निकलना मुश्किल है, क्योंकि इसके अंदर आप जीडीपीएमपी निकाल लो। एनडीपीएफसी और जीडीपीएमपी का फॉर्मूला सेम रहेगा, दोनों ग्रॉस है और नेट की बात करते हैं। जीडीपीएमपी में निकालना चाहूँगा तो मैं क्या करूँगा, जीडीपीएमपी के अंदर मैंने इन सबको प्लस कर देना। ये देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस किया, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय प्लस किया, ठीक है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय भी प्लस कर दिया, ठीक है। मैंने उसके ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन था मेरे को, डेप्रिसिएशन मेरे को सर ज़रूरत अभी दिख नहीं रही है, नेट इंटरेस्ट टैक्स मैंने प्लस कर लिया, ये सब मैंने प्लस कर लिया भाई, ठीक है। इन दोनों को क्यों नहीं प्लस किया सर, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन तो है, डबल काउंटिंग थोड़ी करोगे। जब आपको एक गिवन हेड दिया हुआ ऑपरेटिंग सरप्लस का, आपने इन दोनों को इंक्लूड कर देना, इसको काउंट नहीं, दैट्स इट, आपका निकल जाएगा आंसर। आप इसको ध्यान से देखना, जब आपको जीएनपीएमपी निकल जाएगा, देखो
ये निकल गया GNP-MP, ठीक है, ये GNP-MP निकल गया अगर, तो आप इससे से GDP-MP निकाल सकते हो। हाँ सर, हम निकाल सकते हो। डोमेस्टिक से नेशनल में आना, आप NFIA को प्लस कर देना सर, ठीक है सर। अगर ये भी निकल गया GDP-MP, ठीक है सर। अगर मेरे को यहाँ पर आप देखो, आप NNP-FC निकालना है मैं इनमें से एक वैल्यू कोई भी ले लेता हूँ, ठीक है। मैं बोलता हूँ सर मैं GDP-MP ले लूँगा। अच्छा सर, ग्रॉस से नेट जाना है, ठीक है, माइनस डेप्रिसिएशन, ओके सर। डोमेस्टिक से नेशनल गए सर, प्लस NFIA सर। FC और MP से सर FC गए, माइनस कर दिया NIT, दैट्स इट, निकल गया आंसर। जिस बंदे को ये तीनों कंसेप्ट समझ आ गया ना, ग्रॉस से नेट वाला, उसके लिए कोई प्रैक्टिकल मुश्किल नहीं नेशनल इनकम में, आई एश्योर यू दैट। आई होप यहां तक समझ गए हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब 4 और कंसेप्ट आते हैं इसके अंदर। एक आता है पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, नेट डिस्पोजेबल इनकम एंड प्राइवेट इनकम। पर्सनल इनकम कौन सी इनकम होती है? वो इनकम जो आप लोग कमाते हो घर पे, आपके फादर वगैरह कमाते हैं, ठीक है। अभी आपसे सिर्फ बात की जा रही है पैसा कितना पापा ने कमाया, कितनी उनकी सैलरी। पापा बोलते हैं 10 लाख सैलरी है मेरी, 10 लाख रुपए आया। पापा बोलते हैं 10 लाख की सेल, 10 लाख का मेरा बिजनेस का काम है, 10 लाख रुपए आया। तो इट इज द सम ऑफ मनी रिसीव्ड बाय ऑल पीपल और हाउस होल्ड्स इन अ सर्टन कंट्री। ये हाउस होल्ड्स की बात करता है। पर्सनल इनकम इज द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड्स थ्रू वेरियस सोर्सेज ऑफ रेम्यूनरेशन, ठीक है। पर्सनल इनकम निकालने का तरीका क्या है? नेशनल इनकम में से यूपी मींस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। वो पैसा जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है नेशनल इनकम के अंदर, अभी तक आपको नहीं मिला है ना, उस सब की बात करता है। नेशनल में से यूपी माइनस कर दो। उसके बाद सीटी मींस आपका कॉर्पोरेट टैक्स, उसको भी माइनस कर देना आप लोगों ने, ठीक है। नेट इंटरेस्ट पेमेंट जो हाउस होल्ड ने दी है। फॉर एग्जाम्पल हाउस होल्ड क्या करेगा? हाउस होल्ड कभी कभी लोन दोस्तों को देता है, कभी कभी लोन बैंकों से लेता है, तो उसको भी हिसाब लगाना, तो उसको भी माइनस कर लो, ठीक है। प्लस एक चीज हाउस होल्ड को फ्री की मिलती है, वो कम मिलती है अनअर्न्ड इनकम, जिसको मैंने बोला था ट्रांसफर्ड पेमेंट। पिछली वीडियो में बताया था ट्रांसफर पेमेंट भी होती है। ट्रांसफर जैसे कि पेंशन फंड, ओल्ड एज फंड्स हो गए, इंप्लॉयमेंट बोनस बेनिफिट्स हो गए, ये सब भी मिलता है। उसको प्लस कर दो, वो जाके आपकी पर्सनल इनकम बन जाती है, ठीक है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस कर दिया, कॉर्पोरेट टैक्स माइनस कर दिया, नेट इंटरेस्ट जो बैंक अभी हमने दिया है या हमको मिला वो माइनस कर दिया, बस हमने ऐड किया अपना ट्रांसफर पेमेंट, तब आपकी पर्सनल इनकम निकल जाएगी। ऑलराइट, यही लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर। उसके बाद पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम वो हो गई, वो पैसा जो टैक्स वगैरह कटा के आपके पापा के हाथ में आएगा। 10 लाख में से उनका इनकम टैक्स कट होएगा। कहीं घूमने गए हो, स्कूल की कह रहा हूँ को कौन सा होता है, ट्रैफिक का चलान हो गया, फीस लग गई। कहीं घूमने गए अम्यूजमेंट पार्क में, उसके फाइन लग गया, टोल दे दिया आपके पापा ने, वो सब माइनस करना है। तो पर्सनल इनकम में से आप जब टैक्स की पेमेंट और नॉन टैक्स की पेमेंट्स को माइनस कर देते हो, वो आपकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बन जाती है। जो पैसा आप सिर्फ खर्च सकते हो वो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है। यहां तक समझ गए? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जो है वो है रियल इनकम जो हाउस होल्ड्स को मिलती है। उसके अंदर वो डिसाइड कर सकते हैं कौन सा पैसा खर्चना और कौन सा सेव करना है। 10 लाख में से समझ लो 1 लाख का मेरा टैक्स कट गया, और मुझे पता है इस साल मेरे चलान करके 2 लाख रुपए का सब कुछ हो गया, तो टोटल मेरे को 7 लाख बचे, तो मेरी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है। उसी तरह एक होती है आपकी नेशनल डिस्पोजेबल इनकम जो पूरे देश की होती है। उसके अंदर क्या आता है आपका NNP-MP में आप लोग करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को प्लस कर दो। कि फॉर एग्जांपल किसी देश से हमको गिफ्ट आया पैसा, कोई एड दे गया हम लोगों को कि यहाँ पे फ्लड के लिए आपको भी लो 10 करोड़ का एड दे दिया हमने, उसको ऐड कर दो, दैट विल बी नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ऑलराइट, और लास्ट में आता है आपका प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम होता है वो पैसा जो आपको एस्टिमेटेड इनकम ऑफ ऑल फैक्टर्स एंड ट्रांसफर्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री। प्राइवेट इनकम का मतलब हो गया फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू प्राइवेट सेक्टर, नेशनल डेट इंटरेस्ट, NFIA, करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट, अदर ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और मैं आपको सिंपल बताता हूँ, सुन लो एक बात, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, और ये जो पूरा बताया ना मैंने, ये सारा इंपॉर्टेंट है। ये जो सारे मैंने बताए ना, मेथड तो इंपॉर्टेंट है ही है, और ये सारी टर्म्स है ये इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता रहा हूँ। पेपर में या क्वेश्चन आ जाएगा 6-7 नंबर का, अगर आपको निकालना आता है आपके 6 नंबर फ्री के हैं। वो ट्रिक्स अपने दिमाग में रख लेना, ये वाली ट्रिक अपना टेबल है ना जो, इसको दिमाग में डाल दो कब क्या होता है। इसके बेस पे मैं कह रहा हूँ 100 क्वेश्चन कर लो भाई,
इसके बेस पे अपने पीछे जितनी एक्सरसाइज है ना सब कर लो, तब भी डाउट आता मुझे बताओ, मैं निकाल के दे दूंगा, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस तब करोगे ना तभी ये दिमाग में बैठेगी चीज। आई एश्योर यू, ये फ्री के मार्क्स हैं आपके, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अब जाके नेशनल इनकम क्या है। अब हम पहुंचे हैं नेशनल इनकम की नॉर्मल चीज। देखो नेशनल इनकम जो कॉन्सेप्ट है ना आपका बेसिक, आपको बताया मैंने, नेशनल इनकम हो गया आपका NNPFC, ठीक है। जो नेशनल इनकम है ना इसको निकाला गया है, दो बंदे थे, साइमन कुजुट्स और रिचर्ड स्टोन। इन दोनों ने बताया था ये मैक्रो इकोनॉमिक में पॉलिसी है जिसके अंदर आप लोग एग्रीगेट्स को तो गिनते हो, लेकिन अब देश की GDP वगैरह पता चल जाती है आप लोगों को। ऑलराइट, नेशनल इनकम क्या होता है कि इट इज द टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, उनकी वैल्यू कितनी है, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, विद इन द बाउंड्रीज, जो टेरिटरी बाउंड्री है ना हमारी उसके विद इन, लेकिन एक साल के अंदर, विद इन एन अकाउंटिंग ईयर, उसको आप बोलते हो हमारा नेशनल इनकम, ठीक है। CSO जो है हमारा वो निकालता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है हमारा, मिनिस्ट्री हमारे इंडिया में, उसके अंदर डिपार्टमेंट है CSO का, ये निकाल के देता है आपका, ठीक है, GDP को। ये लोग GDP एट FC निकालते थे और MP निकालते थे, लेकिन रिसेंटली इन्होंने क्या किया है, 2015 के अंदर मोदी जी आए, उन्होंने बोला भाई जो GDP FC है उसकी जगह हम निकालो GVA एट बेसिक प्राइसेस, और GDP MP जो आप बोलते हो उसको नॉर्मल GDP बोलो। FC वाला जो था उसको आपने कर दिया GVA एट बेसिक प्राइस। अच्छा सर बेसिक प्राइस, सर याद आ गया, बेसिक प्राइस के अंदर आपने सर प्रोडक्शन टैक्स बताया था, प्रोडक्शन टैक्स और सब्सिडी वाला हेल ने आ गया याद। पिछली वीडियो देखी है तो इजी हो गया बेसिक प्राइस समझना, नहीं देखी ऊपर से निकल गई बात, देख के आओ फिर मजा आएगा, ठीक है। GVA क्या है, इट इज द वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी लेस द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। नॉर्मल सी वैल्यू एडिड की बात कर रहे हैं, तो वैल्यू एडिड का फॉर्मूला क्या होता था, टोटल वैल्यू में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर देते थे आप लोग, तो आप GVA निकाल दो। ऑलराइट, GVA MP, ठीक है, वो क्या होता है, GDP प्लस प्रोडक्शन के टैक्स को प्लस कर दिया, ठीक है, और उनकी सब्सिडीज को माइनस कर दिया, दोनों को ऐड करना। MP के अंदर तो आप दोनों को इंक्लूड करते हो ना, याद है ना, मार्केट प्राइस निकालते हैं तो हम प्रोडक्ट के टैक्सेस, प्रोडक्शन के टैक्सेस, प्रोडक्शन की सब्सिडीज, प्रोडक्ट की सब्सिडीज सबको इंक्लूड करते हैं। जब मैं आऊंगा बेसिक प्राइस के ऊपर, बेसिक प्राइस के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट की बात करते हैं, इधर आप लोग प्रोडक्शन को लेके चलोगे सिर्फ। जब मैं फैक्टर कॉस्ट पे आता हूं, मैं फैक्टर कॉस्ट के अंदर कोई टैक्सेस कुछ भी नहीं लेके चलता। उसी हिसाब से फॉर्मूला बनाया कि बेसिक प्राइस में से आप ये सबको माइनस कर दो, नेट प्रोडक्शन टैक्सेस को और आपकी सब्सिडीज को सबको माइनस कर लो, आपका फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगा। अगर आपको याद होगा फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालते हैं, सिर्फ फैक्टर्स की इनकम को प्लस करते हैं। जब हम बेसिक प्राइस निकालते हैं, फैक्टर की कॉस्ट को, फैक्टर के जो कॉस्ट है हमारा, उसमें क्या ऐड करते हैं हम लोग, प्रोडक्शन की टैक्स, और उसमें माइनस करते हैं प्रोडक्शन की सब्सिडीज। जब आप मार्केट प्राइस में आते हो, आप लोग फैक्टर को बेसिक प्राइस के साथ साथ उसके अंदर प्लस करते हो अपने प्रोडक्ट के टैक्स को और माइनस करते हो प्रोडक्शन की सब्सिडी, प्रोडक्ट की सब्सिडी को भी। ये याद, जिसने पिछली वीडियो देखी उसके लिए काफी ईजी है याद करना, रिकॉल करो दिमाग में, वेरी गुड, ठीक है। अब 3 वर्ड्स ध्यान रखना, रियल, नॉमिनल एंड GDP डिफ्लेटर। अच्छा सर रियल GDP, नॉमिनल GDP, सर सुना तो बहुत बार, लेकिन होता क्या, देखो रियल GDP होती है एक्चुअल GDP आपकी। रियल GDP जो आपकी आएगी ना वो इन्फ्लेशन से एडजस्ट होकर आती है। हर साल जो GDP निकलेगी ना, अगर आप रियल GDP पे निकालते हो ना, वो आपकी इन्फ्लेशन को काउंट करती है, इन्फ्लेशन को दिमाग में रखती है। और वो जो GDP होती है वो कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर बात करते हैं हम लोग। जो GDP है ना वो हमारी कांस्टेंट प्राइसेस पे बात करते हैं हम लोग उसके ऊपर, ठीक है ना। ये अफेक्ट होगा सिर्फ चेंजेस इन आउटपुट के हिसाब से, ये याद रखना मेरी बात। एग्जांपल में बताऊंगा, इट इज अफेक्टेड बाय ओनली द चेंजेस इन आउटपुट, प्राइस के चेंज पे इफेक्ट नहीं होगा इसकी वजह से। इसी जगह जो नॉमिनल GDP है आपकी, वो होती है हमारी, जो प्राइसेस होते हैं करंट, अभी के जो प्राइस उस पर निकालते हैं, लेकिन इस पे इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट नहीं होती है। इसके अंदर चाहे क्वांटिटी बढ़े, चाहे प्रोडक्शन बढ़े या प्राइस बढ़े, दोनों की वजह से नॉमिनल GDP इंक्रीज होती है, ठीक है। यहां तक समझ गए रियल और नॉमिनल फर्क। अगर आप लोग GDP डिफ्लेटर पे आते हो, GDP डिफ्लेटर क्या होता है, नॉमिनल अपॉन रियल GDP, नॉमिनल अपॉन रियल GDP, परसेंटेज में निकाला, नॉमिनल अपॉन रियल इंटू 100 कर लो, ये फॉर्मूला लिखा हुआ। यहां तक समझ गए, कोई डिफिकल्टी तो नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं क्या बता रहा था मैं, प्रोडक्शन और प्राइस के ऊपर। देखो 2000 था, इसको आप बोलो बेस ईयर है ये,
2001 है, ये करंट ईयर, ठीक है। 2000 के अंदर क्वांटिटी थी 100 की, प्राइस था 10 रुपये का, नॉमिनल जीडीपी होगी आपकी 1000 रुपये की, रियल जीडीपी भी 1000 रुपये की। ये चीज़ देखो, बेस ईयर में रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी इक्वल होती है। लेकिन अगले साल 2001, अभी के साल में 1110 रुपये क्वांटिटी, 115 रुपये प्राइस था, नॉमिनल जीडीपी 1650 हो गई। इन्होंने बोला क्वांटिटी भी बढ़ी है, प्राइस भी बढ़ा 1600, लेकिन रियल जीडीपी 1100 ही हुई। क्यों हुई? इसने बोला, रियल जीडीपी बोलता है कि भाई मैं प्रोडक्शन तो काउंट करूंगा लेकिन प्राइस में पुराना ही करूंगा। रियल पिक्चर देखने है ना तो ऐसे करो। और बोलता है अच्छा ठीक है, रियल जीडीपी 1100 की निकली। जब डिफ्लेटर निकाला उन्होंने, पहले वाले में डिफ्लेटर तो निकला, वो तो 100 का ही निकला, लेकिन दूसरे वाले में जो डिफ्लेटर निकला वो 150 का निकला, मतलब कि 50% राइज हुआ है प्राइस में। 50% राइज हो गया प्राइस में, ये तो बहुत ज़्यादा है भाई, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा लेवल पे चल रही है। और एक चीज़ यार, अगर डिफ्लेटर ज़्यादा आया ना 100 से, समझ आना नॉमिनल जीडीपी बढ़ी है। इफ डिफ्लेटर इज ग्रेटर देन 100, नॉमिनल जीडीपी हमेशा बढ़ी होगी। दैट्स इट, कोई मुश्किल नहीं है समझना यार इसके अंदर। मेरे को अभी तक तो लगा है बहुत आसान है। रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, पहले फॉर्मूला मेरे को पता थोड़ा डिफिकल्ट होगा, एक दो बारी वीडियो देख लेना। एक टाइम आएगा, मैं कह रहा हूँ आप इस वीडियो को 3-4 बार देख लो, आज ही 3 बार देख लो, अगले दिन बैठ जाएगा नेशनल इनकम दिमाग में। बैठ जाओ, किताब लेके आगे कर लो, कितने क्वेश्चन करने हैं सॉल्व, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, आई एश्योर यू दैट। अब जीडीपी और वेलफेयर के विषय में पढ़ लेते हैं। जीडीपी और वेलफेयर के अंदर क्या रहेगा, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, तीनों वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, छोड़ना नहीं, स्किप नहीं कर सकते। जीडीपी और वेलफेयर, देखो बोला गया है कि जो जीडीपी और वेलफेयर है ना, इन दोनों का मेल देल चलता रहता है। वेलफेयर का मतलब क्या होता है, हमारी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, हमारी जो लिविंग है हमारी बेटर होना, हम अच्छा स्टैंडर्ड लाइफ में आ रहे हैं, वो हमारा वेलफेयर है। वेलफेयर का मतलब हो गया पीपल्स मटीरियल वेलबींग, कि हमारा पैसा बढ़ रहा है, नेशनल इनकम, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमने इंक्रीज़ कर दिया है, हम लोगों ने प्रोडक्ट की क्वालिटी हम बेटर कंज्यूम कर रहे हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर अच्छे हैं, सोशल फैक्टर्स अच्छे हैं, सारी बात कर रहे हैं। लेकिन इकोनॉमिक वेलफेयर होता है जो इकोनॉमिक वेरिएबल से डिपेंडेंट करता है, नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर नॉन इकोनॉमिक वेरिएबल पर डिपेंडेंट होता है। तो सोशल वेलफेयर होता है इकोनॉमिक वेलफेयर प्लस नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर, यहां तक तो ठीक है। जो जीडीपी और वेलफेयर है ना, ये तो सिंपल सी बात है, अगर आपका जीडीपी देश का इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपके देश का वेलफेयर भी इंक्रीज होगा, ओवरऑल वेलफेयर भी इंक्रीज होगा, यहां तक समझ रहे। लेकिन क्या जीडीपी वेलफेयर का एक रियल इंडिकेटर है? क्या ये काउंट किया जाना चाहिए? इसकी लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है जीडीपी के अंदर? सबसे बड़ी लिमिटेशन ये आती है, इसके अंदर हम नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस को एक्सक्लूड करते हो, मतलब कि थिंग्स दैट आर डन आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। जैसे आपकी मम्मा खाना बनाती है, वो भी तो इतनी मेहनत कर रही है, वो नहीं काउंट होगा। लव, अफेक्शन, वॉलंटरी सर्विसेज नहीं काउंट होती है, पहली बड़ी दिक्कत ये है, ठीक है। एक्सक्लूजन ऑफ नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन, जैसे कि जो औरतें घर पे करा रही है काम, आजकल तो पहले तो बार्टर सिस्टम चलता था, वो वापस शुरू हो रहा है, भाई तो अपना फ़ोन मुझे देता, मैं तेरा फ़ोन तेरे को दे देता हूँ, बार्टर सिस्टम, ये काउंट नहीं होता। दूसरा सबसे बड़ा कि जीडीपी जो है, और जीडीपी है ना, वो काफ़ी कम हैंड्स में कंसंट्रेटेड हो जाती है, क्योंकि जो इनकम है आजकल आप देख रहे हो देश में अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम चल रही है, लोग जो पैसा है काफ़ी कम लोगों के हाथ में, तो वेलफेयर सबको इक्वली नहीं मिल पाता, तो ये इग्नोर कर देता है जीडीपी कि हाँ भाई इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कभी कभी नहीं हो पाती है, इसकी वजह से बहुत दिक्कत आ जाती है। जीडीपी में भी कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ वेरी फ्यू इंडिविजुअल्स और फर्म्स। उसके बाद एक्सटर्नैलिटीज जो मैं आपको बताऊंगा अभी, एक्सटर्नैलिटीज को काउंट नहीं करता जीडीपी, मैं आपको बताऊंगा एक्सटर्नैलिटीज क्या होती है, पहले भी सब लोग की एक्सटर्नैलिटीज काउंट नहीं होती हैं। उसके बाद क्वालिटी नहीं डिपेंड करता है, ये बताता है कि पुल बना है, ये नहीं बताता किस क्वालिटी से बनाया पुल, अगले दिन ही पुल ढह गया, अगले दिन ही रोड टूट गई, क्वालिटी नहीं काउंट करता है। उसके साथ साथ सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो है ना वो इकोनॉमिक वेलफेयर में कंट्रीब्यूट नहीं करते। सबसे बड़ा एग्जांपल अल्कोहल, अल्कोहल अच्छा है सेहत के लिए? नहीं है भाई, सिंपल सा लॉजिक है। पीने वाला तो उसके 100 फायदे गिना देता है, लेकिन ना पीने वाला उसके नुकसान सबसे ज़्यादा गिना देता है। उसके साथ साथ सम प्रोडक्ट्स में हैव डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट। डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट क्या होता है? जिसकी वजह से आपकी हेल्थ में इम्पैक्ट होगा। सबसे बड़ा एग्जांपल टोबैको, कितना इम्पैक्ट करता है। केमिकल प्रोडक्ट्स, अब जो अनब्रांडेड चीज़ें लगाते हैं उसमें कितने केमिकल्स होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाल देता है। आई होप यहाँ तक समझ गए हो, ईजी रहा है समझना, कोई डिफिकल्टी तो नहीं आई। हाँ, सेकेंड लास्ट टॉपिक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये भी नेशनल इनकम निकालने में हेल्प करता है। देखो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स चलता है हमारा
बेसिक अल्टीमेट जो फाइनल कंज्यूमर्स है ना वो निकालते हैं। इसके अंदर एक बास्केट ऑफ कमोडिटीज़ होती है, उसका यूटिलाइजेशन होता है कि हाँ भाई इसके ऊपर कितना लोगों ने फ्यूल एंड पावर लिया। इसमें अलग अलग है, 6 है शायद मेरे हिसाब से, आपको अभी सिलेबस में नहीं है, हायर क्लासेस में पढ़ लोगे कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स ऑफ प्राइसेस ऑफ गिवन बास्केट ऑफ कमोडिटीज विच आर ब्रॉड बाय द रिप्रेजेंटेटिव कंज्यूमर, परसेंटेज में निकलता है। इसमें 2 साल होते हैं, एक बेस ईयर एक करंट ईयर। इसको मैं बताता हूँ कैसे निकालते हैं। देखो ईयर है, ये बेस ईयर है 2000, ये करंट ईयर है 2005। प्राइस ऑफ राइस बेस ईयर में 10 रुपये किलो था, ठीक है, क्वांटिटी 90 रुपये की ली, स्पेंडिंग कितनी हुई 900 रुपये, चावल पे 900 खर्चा बंदे ने, क्लॉथ 100 रुपये का पीस था, 5 रिप 500 रुपये, टोटल स्पेंडिंग 1400 कर दी, 500 900 को प्लस कर दिया। ये आपका 2000 के अंदर प्राइसेस बताए। लेकिन इन्होंने देखा कि 2005 में क्या हुआ, प्राइसेस बढ़ गए। जो चावल था 15 रुपये किलो हो गया, वो 1350 रुपये पहुंच गया। कपड़ा 120 रुपये का पीस हो गया, वो 600 हो गया, 1950 हो गया टोटल स्पेंडिंग। अगर मैं बात करूं कि करंट ईयर में कितनी इन्फ्लेशन हुई है, तो आप बोलोगे सर करंट ईयर का जो टोटल स्पेंडिंग है 1950 रुपये, उसमें से बेस ईयर की जो स्पेंडिंग थी आपकी 1400 रुपये, उसको डिवाइड कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब 139.2 जो आएगा आपका, मतलब कि 39% से इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रही है। दैट्स इट। अगर आप ये बात करो अल्टीमेट कंज्यूमर के लिए, लेकिन जो बंदे बल्क में सामान खरीदते हैं ना, वो जो होलसेलर्स बोलते हैं, उनको आप लोग जब निकालना हो इंडेक्स, उसको आप बोलते हो होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स करता है उनके लिए काम, उसके अंदर भी गुड्स एंड सर्विसेज आती हैं जो काउंट की जाती है। लेकिन होलसेल प्राइस इंडेक्स को आप यूएसए के अंदर, यूएसए में इसको आप बोलते हो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। ये याद रखना, होलसेल या प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, दैट्स इट, ठीक है। और इसके अंदर जो डिफरेंस है आपका आएगा सीपीआई और डब्ल्यूपीआई और जीडीपी डिफ्लेटर में। देखो सीपीआई के अंदर आप लोग बास्केट ऑफ कमोडिटीज लेते हो, ये याद रखना, द गुड्स परचेज बाय कंज्यूमर डू नॉट रिप्रेजेंट ऑल द गुड्स। बास्केट है, उसमें 6-7 चीजें हैं, उसके अंदर काफी प्रोडक्ट्स लिखे हैं, लेकिन सारे नहीं आते। लेकिन डिफ्लेटर में होलसेल वाले, रिटेल वाले, सारे गुड्स काउंट होते हैं, एवरी गुड, ईच एंड एवरी गुड जो प्रोड्यूस हुआ है ना हमारी कंट्री में, सारा काउंट होता है। ये डिफरेंस आ गया इंपॉर्टेंट। दूसरा, सीपीआई के अंदर आप प्राइस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स को इंक्लूड करते हो। सीपीआई में प्राइस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स इंक्लूड होता है, लेकिन डिफ्लेटर के अंदर इंपोर्टेड गुड्स के प्राइस को नहीं इंक्लूड किया जाता, क्योंकि वो हमारे देश में नहीं बना। सीपीआई में कर लो इंक्लूड, डिफ्लेटर बोलता भाई हमारे देश में प्रोड्यूस नहीं है, मैं नहीं कर सकता जीडीपी में निकालने में, बोलता है ठीक है। तीसरा, जो वेट्स हैं वो कांस्टेंट है हमारे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, इसमें वेट्स दिए हुए हैं, समझ लो 1 वेट 2 वेट 3 वेट ये दिया हुआ है। लेकिन डिफ्लेटर के अंदर वेट्स है वो डिफर करता है प्रोडक्शन के हिसाब से, 1 किलो पे 1 लगेगा, 2 किलो पे 2, 3 किलो पे 3, 5 किलो पे 5। इधर चाहे 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, 5 लो, इधर वेट एक ही है तो एक ही रहेगा। समझ गए। अब लास्ट टॉपिक नेशनल इनकम का, वो आता है एक्सटर्नैलिटीज, ठीक है। अब जो जीडीपी आपको बता रहा था मैं अकाउंट में नहीं लेता। अब देखो एक्सटर्नैलिटीज हो सकती है 2 किस्म से, एक हो सकती है पॉजिटिव, एक हो सकती है नेगेटिव। एक्सटर्नैलिटीज वो चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट करती है बिजनेस को, ठीक है ना। ये मार्केट में ना बिकती है, ना आप खरीद सकते हो, ठीक है ना, ना ये आप सेल कर सकते हो, ना परचेज कर सकते हो। ये बस सिंपल सी बात है, ये बेनिफिट या हार्म है जो इंडिविजुअल या फर्म्स दूसरे को पहुंचा सकते हैं। आप बोलोगे अच्छा सर कैसे? जैसे कि एक फैक्ट्री है, ठीक है, अब वो फैक्ट्री क्या करती है, वो बनाती है ऑयल, ठीक है, पेट्रोलियम फैक्ट्री, वो बनाती है ऑयल। उसने क्या किया, ऑयल बनाने के लिए उसको क्रूड ऑयल चाहिए, उसने उसकी प्रोसेसिंग की, रिफाइनरी की, जो उसने प्रोडक्शन की टोटल उसकी वैल्यू ऐड करके हमने निकाल दिया, आंसर जीडीपी निकल गई, ठीक है। आने वाला सर जीडीपी निकल गई उसकी। लेकिन अब ये ध्यान रखो, उसके आसपास जो रिवर है उसमें अपना अगर वो वेस्ट फेंकता होगा, उसकी वजह से जो लोग उसका पानी पीते हैं वो उनकी ज़िंदगी खराब, उनका वेलबींग खराब। बोलोगे हाँ सर। उसमें जो मछलियाँ रहती हैं उनकी ज़िंदगी खराब। आप बोलोगे हाँ सर। उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो मछलियाँ खाती हैं वो उनकी ज़िंदगी खराब। आप बोलोगे हाँ सर। उसके बाद मैं बोलता हूँ आपको, वो मछुआरे पकड़ते हैं, मछुआरे उनको मछलियाँ मिलेंगी नहीं, मछलियाँ मर गई हैं, उनका लाइवलीहुड भी गया, मछुआरों की ज़िंदगी भी खराब। क्या जीडीपी ने इसको काउंट किया? नहीं किया। जीडीपी ने सिर्फ काउंट क्या किया, सिर्फ जो फैक्ट्री ने प्रोडक्शन की उसको काउंट किया। इस जगह पे हम बात करते हैं कि हाँ भैया ये एक नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है और जीडीपी इसको इंक्लूड नहीं करता।
दिस वॉज अ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। इस जगह मैं पॉजिटिव की बात करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव अगर आप एक्सटर्नैलिटी देखते हो, उस जगह देखो आपका घर है, आप घर में रहते हो, आपके समझ लो 7-8 घर रहते हैं लोकेलिटी में, सेंटर में एक पार्क है, माली आता है उधर अच्छे से पार्क में ना, आप देखते हो उस पार्क की वजह से आपको फ्रेश एयर मिलती है, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड मिलता है, एटमॉस्फेयर अच्छा मिलता है, शाम को खेल पाते हो उस पार्क में, वो सब हो रहा है। ठीक है, वो पार्क की वजह से आपको अच्छा सब कुछ मिल रहा है, क्या वो जीडीपी में काउंट हुआ? आपकी हेल्थ काउंट हुई? नहीं हुई काउंट। क्या वो क्वालिटी काउंट हुई? नहीं हुई काउंट। तो उसकी वजह से आपको पॉजिटिव भी मिली। तो हम बोलते हैं जो एक्सटर्नैलिटी है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, जीडीपी में इंक्लूड नहीं करती है, वो सिर्फ फायदा या नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है, इनडायरेक्ट वे में, ना ये मार्केट में मिलती है ना आप उसको खरीद सकते हो। ठीक है, अगर नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है ना, तो हम ओवर एस्टिमेट कर सकते हैं एक्चुअल। देखो ओवर एस्टिमेट क्या किया, उसका हमने सिर्फ वैल्यू एडिड है उसका देखा हमने कितना उसने किया रिफाइनरी ने, लेकिन जो उसने हमें नुकसान पहुंचाया, कितने लोगों की जिंदगी खराब की, वो ओवर एस्टिमेट हो गई। लेकिन पॉजिटिव के अंदर हम लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कभी कभी एक्चुअल वेलफेयर। सो दिस वॉज योर चैप्टर नंबर 2, नेशनल इनकम। मेरे चीते सारे मेरे को लग रहा है अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, उनको समझ आ रहा है सब कुछ। यहाँ तक पहुँच गए हो तो एक लाइक कर दो वीडियो को, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो चैनल को ताकि मज़ा आ जाए। ठीक है, आपके इसके बाद 3 चैप्टर रह गए हैं और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि दिसंबर में आपका सिलेबस खत्म होगा, इसके बाद रिवीजन बैच लेके आऊँगा मैं, जिसके अंदर हम तोड़ेंगे और फोड़ेंगे। ठीक है, टिल देन अपना ध्यान रखेंगे, पढ़ते रहेंगे। ओके, गुड बाय।